तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम A1 शिक्षा पे आप लोग के लिए लेके आए हैं पार्ट 2 उपचारात्मक शिक्षण, जो कि हिंदी पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर से लगभग एक या दो क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा है कि बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनके मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए। उनको अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, ठीक लग रहा है, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती है। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं या बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है, अपनी चीज़ों को अपने विचार को प्रकट कर रहा है, तो उसके जो पर्सनालिटी को अगर आप बार बार टोकोगे ना कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे खामोश होने लगेगा। वो उसके अंदर जो आत्मविश्वास होगी वो ख़त्म हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, यानी हर एक सिचुएशन को लोग फेस नहीं कर पाएंगे और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस वजह से हमें टोकने की जगह उन्हें बोलने का अवसर देना चाहिए। रागिनी हमेशा हेडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? लिखा है कि रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हेडपंप है। दूसरा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। या तीसरा, उसे डांटेंगे कि उसे गलत शब्द का प्रयोग किया है। या चौथा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही जवाब होगा कि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को पता भी होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी, इसलिए संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, या वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है या होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वो हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े। दूसरा, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता। या तीसरा, ये राहुल की आदत है। या चौथा, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो हकलाने का मतलब आप ये कह सकते हो कि राहुल बड़े समूह में है, इस वजह से उसे मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस हो रहा है, इस वजह से वो किसी चीज़ को बोल रहा है तो हकला जा रहा है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वो बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। चौथा, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो स्वयं समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसका सही जवाब होगा, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। सौलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर्स में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई में अनुभव करता है, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, वे अक्सर खाने से मना कर देता है। या चौथा, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब भी स्वालीन विकार की बात हो तो आप समझ जाइए ऑटिस्टिक और डिसऑर्डर का मतलब होता है कि सोशल जब भी वो सोशली इंटरेक्ट होने के चाहत रखे, या फिर जब वो सोशली किसी से इंटरेक्ट होता है तो उसे एक तरह का डर बन जाता है कि अगर मैं उससे बात करूंगा कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो कई मूवीज़ ऐसी आई हैं जिसमें सोशली ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। इसमें बच्चे सामाजिक अंतक्रिया करने से और बातचीत करने से किसी समाज में लोगों से बहुत ज़्यादा घबराते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है। तीसरा, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। या चौथा, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक, निदान का मतलब होता है कंप्लीट, उसकी पहचान करना ही क्या होता है, एक तरह से निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। यानी बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है।
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पे, समस्याओं की पहचान पे या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा का शब्दों का प्रयोग ना करे, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या चौथा उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। तो क्वेश्चन है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, अपनी, तो उसे डांटेंगे नहीं, ना ही उसे ये बताएंगे, बल्कि हम उसे लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए, यानी कि जो भाषा वो बोल रही है उस भाषा की जगह पे जो मेन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बताते हुए सहजता से उसे वाक्य को दोहराने के लिए कहेंगे। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं या सीखने में अक्षम होते हैं। तो जो बच्चे विशेष स्पेशल बच्चे विशेष जो पढ़ने में कठिनाई स्पेशल महसूस कर रहे हैं वो डिस्ग्राफिया से नहीं, क्योंकि डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन, लेखन मतलब लिखना, ग्राफ, ग्राफ से आप लिखना याद रखिएगा। मंदबुद्धि होते हैं, बिल्कुल नहीं। सीखने में अक्षम होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब होगा डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चा पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजरता है और उस प्रॉब्लम को दूर करना उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है, जो किसका काम होता है? टीचर का काम होता है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षा के रूप में आप क्या करेंगे? तो रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे, रूबी को दूसरे से तुलना करेंगे, तीसरा रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, या रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो रूबी है कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, तो उसे हम कहेंगे कि रूबी को दूसरे बच्चों को कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। ये क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है, बट आई थिंक रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, या रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच। नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। एकमात्र अधिकारी जो एकमात्र शब्द है ना, गलत लैंग्वेज। तो हिंदी भाषा शिक्षण के नाते हम कहेंगे कि उसकी पसंद का कार्य जो उसको पसंद है वो चीज़ वो करे, ये नुकसानदायक नहीं होगा। कक्षा पाठ में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना, उन्हें 20-20 बार लिखवाना। नहीं, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, या चौथा नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये निगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि काट कर सही करना और 20-20 बार लिखवाना ये गलत है, टीचिंग ऐसा नहीं होता है। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, अंक काटना भी एक तरह से निगेटिव थिंक है। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त, सिर्फ वर्तनी की शुद्धता लेखन का सशक्त पहलू नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेखन में। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करें, हम ऐसी चीज़ें उसे बता दें जिससे कि बच्चा समझ जाए और खुद से वो चीज़ें रिमीडियल यानी कि रेनफोर्स यानी कि सुधार करने लगे। लिखा है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वो सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है, वो संभवतः क्या है? डिस्कैल्कुलिया से प्रॉब्लम में ग्रस्त है, डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, या डिस्फेजिया से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जवाब है साफ साफ यहाँ दिख रहा है, वो है डिसलेक्सिया। क्यों? पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम के लिए डिसलेक्सिया, और वही मैथ से रिलेटेड कैलकुलिया, डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से याद रखिए, मैथ, डिसग्राफिया ग्राफ से याद रखिए लिखने संबंधी, और डिस्फेजिया यानी संप्रेषण, फेजिया फेस करना यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड होता है, डिसकैल्कुलिया गणित से रिलेटेड होता है, डिसग्राफिया लिखने से, और डिस्फेजिया संप्रेषण या बातचीत करने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको A1 शिक्षा की तरफ से मैं रविशंकर, जय हिंद, जय भारत।